हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 के आए हुए एग्जाम के क्वेश्चन कर रहे हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2025 में जो टोटल पेपर हुए हैं वो टोटल पेपर हुए हैं 47। कितने पेपर हुए हैं? 47 पेपर हुए हैं, जिसमें से हम लोगों ने 23 पेपर यानी 23 पेपर ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं। आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे पेपर नंबर 24। पेपर नंबर जो 24 है वो कौन से डेट को हुआ है? 16 जून 2025 को हुआ है शिफ्ट 1 में। तो आज के सेशन में हम यही इस जो पेपर है पेपर नंबर 24 के हम लोग वीडियो सॉल्यूशन करेंगे। मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू इस पेपर की पूरा एनालिसिस कराता हूं और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच बताता हूं कि एग्जाम में कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए क्या दिया गया है, मीन प्रपोर्शन बताना है, इतना एंड इतना का मीन प्रपोर्शन बताना है। देखो ध्यान से, मैं कलर दूसरा ले लेता हूं। हमें क्या बताना है? मीन प्रपोर्शन इसका और इसका बताना है। तो आपको पता है कि अगर दो नंबर ए और बी है तो मीन प्रपोर्शन क्या होता है? अंडर रूट ए बी। ये आप जानते हो। अगर ये जानते हो फिर ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखो मीन प्रपोर्शन निकालना है तो अंडर रूट कर लो, मल्टीप्लाई करो ए इंटू बी, तो 21 इंटू 16। तो मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, 16 इकाई 16, 16 दूनी 32 और 1 33 हो जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। 21 में 7 का मल्टीप्लाई करूंगा, 21 7 होता है 147 रूट 2। आगे अब 16 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे इन दोनों में, 16 इंटू 16 256 यानी प्लस का 256 रूट 2। आगे 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, 16 7 112, 112 रूट 2 इंटू रूट 2, 2 112 का डबल 224, वो भी किसका? माइनस का 224 आ गया। अब देखो ध्यान से, अंदर रूट माइनस करोगे, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1 यानी 112 ये रहा। प्लस अगर मैं इसकी बात करूं, ध्यान से देखना, इसकी बात करूं तो 56 में से ये जाएगा तो कितना हो गया? 9, 4 में से 4 जाएगा 0, 2 में से 109 रूट 2। अब चेक कर लो कौन सा आ रहा है हमारा आंसर। रूट में 112 प्लस 109 रूट 2, आपका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ गया। बस बेसिक सा क्वेश्चन था, मल्टीप्लाई करना था, क्वेश्चन बन जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? देखो ध्यान से, एक लोकल ट्रेन है विदाउट स्टॉपेज, बिना रुके हुए किस स्पीड से चल रही है? 70 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है बिना रुके हुए। आगे एंड विथ स्टॉपेज रुकते हुए जा रही है तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर है। आगे व्हाट इज द टोटल टाइम इन आवर, घंटे में बताना है, टेकन बाई द लोकल ट्रेन, उस लोकल ट्रेन के द्वारा टोटल टाइम बताना है फॉर स्टॉपेज ऑन द ए रूट ऑफ लेंथ इतना किलोमीटर। अगर उसको इतना किलोमीटर उस लोकल ट्रेन को चलना है तो टोटल टाइम बताना है कि वो कितना टाइम रुकी है, स्टॉप ली है, वो टोटल टाइम जितना भी स्टॉपेज लिया उसका टोटल टाइम बताना है। सबसे पहले बताओ, ये अगर 630 किलोमीटर अगर वो किस स्पीड से चलती, बिना रुके हुए चलती, तो टाइम कितना लगा? तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कितना लगता? 9 आवर लगता। अगर बिना रुके वो चलती, कहीं पे भी स्टॉप नहीं करती, तो वो 9 घंटे में पहुंच जाती वहां पे, ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती। अगर रुक के चल रही है तो वो कितना टाइम ले रही है? देखो ध्यान से, रुक के चल रही तो उसकी स्पीड है 30, यानी कितना? 21 घंटा लगता। बिना रुके हुए चले 9 घंटा, रुक के चले तो 21 घंटा। टोटल टाइम इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी जितना रुकने वाला टाइम है कितना रुकी, तो टाइम डिफरेंस कर लो, 21 माइनस 9 यानी कितना हो गया? 12, यानी वो 12 घंटा स्टॉपेज, जितना भी रुकी है स्टॉपेज पे, वो टोटल टाइम कितना है? वो 12 घंटा है। कौन सा आंसर? इससे पहले भी अगर आपने पेपर 23 तक, पेपर 1 से पेपर 23 तक किए होंगे तो ऑलरेडी एक क्वेश्चन आया था। हम जो कर रहे हैं ये है पेपर नंबर 24, डेट है 16 जून 2025, शिफ्ट 1 का पेपर हम लोग सोल्व कर रहे हैं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इफ मीडियन ऑफ ए डाटा इज इतना लेस देन मोड, मोड से मीडियन कितना कम है? इतना कम है, यानी मोड बड़ा है, मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 45.98 यही दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, देन द मीडियन ऑफ डाटा एक्सीड बाय मीन, मीडियन एक्सीड कितना करे मीन से, यानी मीडियन एम किससे ज्यादा होना चाहिए? मीन से, यानी एक्स बार इससे, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस यही चाहिए। आप जानते हो एक फॉर्मूला मैंने कई बार डिस्कस कर चुका हूं, अब तो वे फिंगर टिप्स पे याद हो गया होगा, ये वाला फॉर्मूला। कौन सा? जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन
माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, ये तो आपको मैं बता चुका हूं। अब देखो ध्यान से समझना बात को, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। हमें देखो ध्यान से, हमें चाहिए एम नॉट की जगह पे लिख सकता हूं, एम नॉट की जगह पे क्या लिख सकता हूं, इधर लेके जाऊंगा तो ये इतना हो जाएगा, यानी 45.98 प्लस एम हो जाएगा एम नॉट की जगह पे। क्यों? क्योंकि हमें मीडियन और मीन में डिफरेंस चाहिए, तो एम नॉट को हटाना पड़ेगा। आगे 3m माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो 2m हो जाएगा, और 2 यहां भी है तो 2 कॉमन कर लो तो क्या हो जाएगा, मीडियन माइनस मीन का डिफरेंस। और यहां पे क्या रहा 45.98, 2 से भाग कर लो, 2 से भाग करोगे तो 22 दूनी 44, आगे 2 से 2 नवा 18, 2 नवा 18, इतना आ जाएगा क्या, मीडियन माइनस मीन का डिफरेंस। ये हमारा आंसर हो जाएगा 22.99। हमेशा याद रखना एक ही रिलेशन है ये, कुछ भी इसमें चेंजेस करे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम डायरेक्टली करेंगे। कैसे? देखो, अगर हमें इन दोनों में डिफरेंस चाहिए, यानी हमें मोड को गायब करना है, यानी मोड की वैल्यू इस इक्वेशन से रख दो, मोड की वैल्यू क्या होगी, इतना, और ये इधर जाके मीडियन हो जाएगा, इस मोड की जगह पे हमने रख दिया, क्वेश्चन बन गया आसानी से। नेक्स्ट देखो ध्यान से भाई, क्या कहा गया है कि फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन ए लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री इफ टावर इज इतना मीटर हाइट, टावर की लंबाई दे रखी है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। देखो ध्यान से, कितना आसान क्वेश्चन है। हमारे पास इस तरह से कहा गया है, ये एक टावर है, ये वाला एक टावर है, हाँ जी ये एक टावर है, टावर की हाइट दे रखी है ये 50 है, एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप से ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री है। हमें कौन सा डिस्टेंस बताना है, हमें ये वाला डिस्टेंस बताना है क्वेश्चन में, ये वाला। आपको पता है ये अगर 30 डिग्री है तो 30 के सामने ये 1 होता है, ये 90 होता है ऑलरेडी, ये तो बचा कितना 30 और 90 120, तो ये कितना हो गया 60, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। 60 के जस्ट सामने वाला ये होता है √3 और ये होता है 2। हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक आप जिस भी टीचर से पढ़े होंगे आपको बताए होंगे ये रिलेशन की 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 और 90 के जस्ट सामने 2। अब देखो ध्यान से, एक की वैल्यू कितनी है, देखो ध्यान से, हमारे पास एक की वैल्यू दे रखी है, एक की वैल्यू 50 है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है √3 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यही वाली निकालनी है। √3 की वैल्यू यानी कितनी हो जाएगी 50√3। भाई एक की वैल्यू दे रखी थी, जिसकी दे रखी है उससे डिवाइड, जिसका निकालना उससे मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा 50√3। बन गया क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, अंदर रूट में डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 3 और 3 6, डेसिमल के बाद 3 3 6 डिजिट, तो 6 डिजिट है, इधर भी है ऊपर भी 6 डिजिट, तो डेसिमल हट जाएगा, सिर्फ बचेगा कितना अंदर रूट 11025 और दूसरा 1225। अब एक चीज तो पता चल गया, मैंने कई बार बोला हूं 1 से लेके 35, 1 से लेके 50 तक स्क्वायर पता होना चाहिए। ये दिख रहा है कि 35 का स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे ये भी मेरे को दिख रहा है। जब भी देखो ध्यान से याद रखना, कॉन्सेप्ट आपके टीचर ने बताया होगा क्या, जब भी आपसे किसी भी इंड विथ 5, जैसे मान लो 15 का स्क्वायर निकालना है, कैसे करोगे, अगर ये 5 से इंड हो रहा है तो 5 का स्क्वायर 25 लिख देना, 1 है तो इससे जस्ट एक बड़ा नंबर 2 उससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 1 2। जैसे देखो लो 35 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे करोगे, 5 है तो 25 लिख दो, 3 से एक बड़ा नंबर 4, 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दो 12 25। जैसे मान लो 65 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, इंड अगर 5 से हो तो 5 है तो 25 लिख दो, 6 है एक बढ़ा लो नंबर 7 इंटू 6 यानी 42। ये एक ट्रिक्स होता है जिससे आप आसानी से निकाल सकते हो इंड विथ, अगर 5 से इंड हो नंबर तब कैसे निकालते हैं। वैसे भी मैं बोल चुका हूं आपको, क्या बोल चुका हूं भाई कि 1 से लेके 50 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, इसीलिए मैंने डायरेक्टली लिखा 35। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा बात, अगर ये देख के ही पता चल रहा है, देखो ध्यान से, इसका स्क्वायर रूट यानी अगर ये 5 से ही इंड होगा 5 का स्क्वायर होगा। अब 110 कब आएगा, 10 इंटू 11 होता है 110, यानी यहां पे 10 होगा, 10 में 11 का मल्टीप्लाई करोगे, ये 105 का ही स्क्वायर है, यानी ये कितना है 105। कैसे, देखो ध्यान से, 105 का स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालोगे, आपके टीचर ने बताया होगा 100 से आगे वाले नंबर का कैसे स्क्वायर निकालते हैं। देखो 100 से कितना ज्यादा है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 105 में 5 जोड़ दोगे तो 110। जैसे मान लो मेरे को 107 का स्क्वायर निकालना है, 100 से कितना ज्यादा है ये नंबर 7, तो 7 का स्क्वायर 49, लास्ट के 2 डिजिट लिखते हैं, 107 में 7 जोड़ोगे 114। तो इस तरह से स्क्वायर निकालते हैं।
ये सारी चीजें जो मैंने बताया आपको पेपर का एनालिसिस करा रहा हूं मैं, अदरवाइज ये तो क्वेश्चन एक लाइन का था क्या, ये देखते ही पता चल रहा है मेरे को 105 होगा, ये 35 होगा, भाग दे लोगे 3 आ जाएगा आपका आंसर। मैं ये क्यों बता रहा हूं कि जिस भी टीचर से पढ़े होंगे आपको स्क्वायर निकालना सिखाए होंगे, फास्ट कैसे निकालते हैं स्क्वायर, यानी फास्ट मैथ कैलकुलेशन सेक्शन आपको कराया होगा, तब आप आसानी से क्वेश्चन को कर लोगे बहुत ही कम टाइम में। करने को तो इसका स्क्वायर रूट भी निकाला जा सकता है, जैसे देखो ध्यान से, अंदर रूट 11025 है ना, इंड विथ अगर 5 है तो 5 होगा, 2 डिजिट काट दो स्क्वायर है तो। अब ये किसके स्क्वायर के आसपास है, आस है, उससे कम स्क्वायर वाला कौन सा है, देखो ध्यान से, 11 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर यानी अगर ये 10 होगा यानी 105 हो सकता है, क्यों, क्योंकि 10 इंटू 11 110 होता है, तो 105 हो गया 10। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, आपके टीचर ने स्क्वायर रूट निकालना सिखाया होगा किसी भी नंबर का कैसे निकालते हैं, तो भी आप कर सकते हो, राइट। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज ग्रेटेस्ट, हमें सबसे बड़ा नंबर चाहिए, कौन होगा, देखो ध्यान से, पहला नंबर है 17/42, दूसरा नंबर है 20/36, तीसरा नंबर है 21/45, चौथा नंबर कौन सा है 25/50, 25/50। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओगे तो देखो ध्यान से, कॉमन सेंस लगाओगे, ये 1/2 है, हाँ जी, 3 से काटोगे 7, 3 से काटोगे 15, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से काट लो 10, 2 से नहीं बल्कि 4 से काट लो, 4 से काटोगे 5, 4 से काटोगे कितना हो गया 9। देखो ध्यान से, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस कैसे लगाओगे, कैसे आंसर तक पहुंचोगे, पहली बात देखो ध्यान से, 17 दूनी 34, 1/2.0 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1/5 का भाग करोगे, हम ऊपर नोमरेटर को 1 बना रहे हैं, तो 5 का भाग करोगे 9 में, तो 5 इकाई 5, राइट, कितना बचा 40, 5 वाट है 1.8 हुआ, 7 दूनी 14 यानी 2 पॉइंट समथिंग होगा, और ये 1/2 एग्जैक्ट है। अब बताओ, जब अगर नोमरेटर फिक्स है तो डिनोमिनेटर जिसका कम होगा उसका ओवरऑल रिजल्ट फ्रैक्शन सबसे क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। डिनोमिनेटर सबसे कम किसका दिख रहा है आपको, इसका दिख रहा है, तो ये वाला फ्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा, यानी यही वाला ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट कौन सा रहा हमारे पास, ये वाला। इस तरह से भी किया जा सकता है, छोटे छोटे नंबर हैं तो, कई बार तो मैंने डिस्कस कर चुका हूं। नेक्स्ट देखो ध्यान से, एक ए वेंडर सेल एंड ऑरेंज इतना रुपए ईच, आगे incurred a loss of इतना परसेंट, ओके, if we want to make a profit of इतना परसेंट, then what should he sell each orange, कितना ऑरेंज बेचे। देखो ध्यान से याद करो, मैंने क्वेश्चन कराया था कि यहां पे रुपए लिखते हैं और यहां पे आर्टिकल लिखते हैं, आपको पता है, और उसके नीचे ही मल्टीप्लाई करते हैं प्रॉफिट या लॉस का, और ये सीक्वेंस बराबर करते हैं। जैसे देखो ध्यान से, ऊपर कितना है, कितने 44 रुपए, कितने प्रत्येक यानी एक आर्टिकल का बेचने वाला प्राइस है। इस केस में क्या हो रहा है, 78% का लॉस हो रहा है, नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 माइनस 78 कितना हो गया, यानी 22%। आगे अब देखो ध्यान से, व्हाट प्राइस, प्राइस हमेशा रुपया ऊपर लिखेंगे, यानी मान लेता हूं एक्स, एक आर्टिकल का एक, क्योंकि एक ऑरेंज की बात बोली गई है। इस केस में क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए 78%, तो 100 प्लस 78, लॉस में 100 माइनस करते हैं और प्रॉफिट में 100 प्लस, यानी 100 प्लस 78 यानी 178% बेचने वाला प्राइस होगा। अब देखो ध्यान से, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 22 से 22 दूनी 44, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 इंटू ये मल्टीप्लाई होगा 178, 8 दूनी 16, 34 1 35, मल्टीप्लाई कर लो, 8 दूनी 16, 17 दूनी 34 1 35, 356 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम करते हैं, ये वाला चीज आपको माइंड में होना चाहिए, मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं। नेक्स्ट, एट व्हाट रेट इंटरेस्ट पर एनम, इंटरेस्ट पर एनम बताना है, एक साल में इंटरेस्ट कितना जनरेट होगा। विल, प्रिंसिपल इतना दे रखा है, सम ऑफ इतना रुपीज, अमाउंट टू इतना, अमाउंट हो जा रहा है इतना, कितने साल में, 1 साल 6 महीना में, ये कहा गया है। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और इंटरेस्ट जो लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पे लग रहा है, लेकिन कैसे लग रहा है, हाफ ईयरली लग रहा है। याद करो, बताओ सबसे पहले, आधा आधा साल, 1 ईयर कंप्लीट है एंड 6 मंथ है। हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, ब्याज जो लगेगा आधे आधे साल में लगेगा, यानी साल में 2 बार लगेगा,
एक साल में 2 बार यहां पे और 1 बार यहां पे, टोटल n कितना बार लगेगा, 3 बार, यानी इंटरेस्ट मिलेगा 6 महीने पास। यही होता है हाफ ईयरली का मतलब। तो अब देखो ध्यान से, दूसरी बात, हम यहां पे लिखते हैं अमाउंट, यहां पे लिखते हैं प्रिंसिपल। लिखो, देखो ध्यान से, 19,683 है और यहां पे कितना है, 15,625 है। हाँ जी, बिकॉज ऑफ ये n नंबर ऑफ 3 है, अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो यहां पे क्या कर देते हैं, क्यूब रूट कर देते हैं। अगर n 4 रहता तो फोर्थ रूट कर देते, n अगर 2 रहता है तो स्क्वायर रूट करते। ये चीजें आपके कॉन्सेप्ट पता होगा, जो भी टीचर से आपने पढ़ा होगा। अब मैंने कई बार बोल चुका हूं, 1 से लेकर के 30 तक क्यूब आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। जैसे देखो, ये तो आपको पता चल रहा है ये 25 का क्यूब है, हाँ जी 25 का क्यूब। ये पता चल रहा है 27 का क्यूब, क्योंकि मैंने कई बार बोल चुका हूं 27 का क्यूब कितना होता है, 19,683। 25 का क्यूब कितना होता है, 15,625। ये जैसे किसी ने बोल दिया 21 का क्यूब कितना होता है, तो 9261। 1 से लेके 30 तक क्यूब आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, 27 से 25 हुआ, ए और पी का रेशियो। 25 से कितना इंटरेस्ट बना, 2 का इंटरेस्ट बना। 2 का इंटरेस्ट किस पे, 25 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, 25 चौके 100, यानी कितना हो गया 4 इंटू 2, 8% का इंटरेस्ट आया। लेकिन ये 8% का इंटरेस्ट क्या आया, हाफ ईयरली आया। हाफ ईयरली मतलब आधे साल का। लेकिन हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चाहिए, पर एनम चाहिए, 1 साल का चाहिए। आधा साल का 8%, तो 1 साल का 8 इंटू 2, यानी कितना हो गया 16%। फाइनल आंसर आ जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम चाहिए, यानी 1 साल का चाहिए। तो कितना होगा ये। इस तरह से हम क्वेश्चन आसानी से डील कर लेते हैं, राइट। ये चीजें तो मैंने कई बार बोला हूं ना कि ये आपको याद होना चाहिए, राइट। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या दिया गया हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान से पढ़िएगा। कहा गया एक इलेक्ट्रिक पंप है, वो फिल कर सकता है एक टैंक को 3 घंटे में। ओके, ड्यू टू लीकेज इन द टैंक, टैंक में लीकेज है, इसकी वजह से इट टेक इतना आवर टू फिल द टैंक। देखो ध्यान से, एक इलेक्ट्रिक पंप है जो क्या है, एक टैंक को यानी टंकी को कितने देर में भर सकता है, 3 घंटे में। लेकिन ड्यू टू लीकेज, लीकेज एक लीकेज है जहां से पानी क्या हो रहा है, निकल रहा है, उसकी वजह से उसको टाइम लग गया कितना, 5 से ही 1/4 आवर का। आगे, हाउ मच टाइम विल दिस लीक टेक टू एम्प्टी द फुल टैंक इफ वाटर डज नॉट गेट इन और आउट ऑफ द टैंक थ्रू एनी अदर पॉइंट ड्यूरिंग द पीरियड। देखो क्या कहा गया है भाई, कि हमें जो लीक है वो कितने देर में टंकी को खाली कर देगा ये बताना है। इसके अलावा और कोई भी इन आउट पाइप यानी कुछ भी उसमें चेंजेस ना हो, ये कहा गया है। देखो ध्यान से, पाइप ए जो है कितने घंटे में टंकी को भर सकता है, 3 घंटे में। लेकिन लीक की वजह से, लीक के वजह से ए प्लस लीक दोनों की हेल्प से वो टंकी को कितना देर में भरा जा रहा है, वो टंकी को भरा जा रहा है इतने घंटे में, 5 की 20 और 21/4 आवर में। अब थोड़ा सा देखो ध्यान से, कॉमन सेंस लगाओगे क्या, लेते हैं 3 और इसका एलसीएम। एलसीएम लोगे तो कितना हो गया 21, डिवाइड कर दोगे तो ये हो गया 7, यहां डिवाइड 21 से 21 कैंसिल, 4 ऊपर चला जाएगा, ये 4 हो गया। अब देखो ध्यान से, एक जो टैंक जो पाइप है इलेक्ट्रिक पंप उसकी इफिशियंसी 7, इसकी इफिशियंसी 7, दोनों की मिला के इफिशियंसी 4, यानी लीक की इफिशियंसी क्या होगी -3। तभी तो, क्योंकि ये खाली करने वाला है निगेटिव है, इसीलिए इसकी लीक की इफिशियंसी 3 आ गई, क्योंकि 7 - 3 तभी तो टोटल 4 होगा इफिशियंसी। हाँ जी, तो लीक की इफिशियंसी मिल गई हमें 3, क्यों निगेटिव, क्यों, बिकॉज अब ये खाली करने वाला है, इसीलिए हमें टाइम बताना है टंकी को कितने देर में खाली करेगा। टोटल कैपेसिटी टंकी का 21, 3 की इफिशियंसी से खाली कर रहा है तो कितने 7 आवर लगेगा। बताओ क्या क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, नहीं है, आसानी से क्वेश्चन बन गया हमारा। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ बोट दे रखा है इन स्टिल वाटर 9 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, यानी शांत जल में नाव की चाल दे रखी है और शांत जल में धारा की चाल, नाव की चाल है 9 किलोमीटर पर आवर, धारा की चाल है इतना। आगे, एक आदमी जो है रो कर रहा है, प्लेस ए डिस्टेंस ऑफ इतना किलोमीटर एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी इतना किलोमीटर जा रहा है और वापस भी आ रहा उतना ही किलोमीटर। फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय हिम, तो टाइम बताना है, टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लगेगा, तो टाइम क्या होता है आपको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 7 जाते समय इतना, जाते समय अगर डाउन स्ट्रीम जाएगा यानी धारा के साथ जाएगा तो दोनों स्पीड ऐड होंगे, 9 + 5 कितना हो जाएगा 14, प्लस आते समय भी इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया,
लेकिन अगर धारा के अपोजिट यानी स्ट्रीम के अपोजिट, यानी धारा जो नदी का बहाव है वो इधर चल रहा है, वो उधर से आ रहा है, अपोजिट आ रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगा, उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में दोनों डिफरेंस होता है, तो 9 - 5 यानी 4 हो जाएगा। भाग कर लो 14 से, 14 × 5 = 70, 14 × 5 = 70, 14 × 4 = 56, 5.4 हो गया। यहाँ पे 4 से काटोगे 18 × 4 = 72 होता है, 4 × 9 = 36 यानी 18.9 हो गया। अब ऐड करोगे 9 × 4 = 13, 18 और 5 = 23 और एक कैरी 24, 24.3 आपका आंसर आ गया। 24.3 देख लो। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो क्वेश्चन बनना ही बनना है, और क्वेश्चन हमेशा बनेगा, क्योंकि अब इतने सारे प्रैक्टिस कर चुके हो क्वेश्चन। मैंने 23 पेपर कंप्लीट करा चुका हूं, हम पेपर स्टार्ट कर चुके हैं पेपर नंबर 24। मूव टू द नेक्स्ट। मीडियन बताना है। मीडियन के लिए मैंने क्या बताया था, पहले नंबर की काउंटिंग कर लो। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 1 11। एन कितना है 11। 11 क्या होता है ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर है तो मीडियन क्या होता है n + 1/2 नंबर, यानी 11 + 1 12/2 यानी 6th नंबर जो आएगा वही दे देगा मीडियन। और मीडियन के लिए हम क्या करते हैं भाई, सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते हुए क्रम में। सबसे छोटा नंबर कौन सा है 12, उसके बाद जस्ट 15। चलो लिखते जाओ 12 15, हमें कौन सा छठवां नंबर चाहिए ना, दोनों सॉरी इससे पहले 11 है, यानी 12 से पहले सबसे छोटा नंबर 11, 11 12 15 हो गया, काम हो गया खत्म। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 34 है, 34 के बाद 42 है, 34 हो गया 42 हो गया, ओके ये हो गया 34 हो गया 42 हो गया। अब उसके बाद देखो 58 छोटा नंबर है, हाँ जी 58। 6th नंबर पे कौन सा आएगा, 3 3 6, 6th नंबर पे यही आ रहा है, तो यही हो जाएगा हमारा मीडियन। आप अपने अकॉर्डिंग सोल्व कर लेना, हमारा मीडियन कितना आ जाएगा 58। आई होप ये क्वेश्चन बन गया इजीली। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ये ऑड नंबर देखो ध्यान से, थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, ये ऑड नंबर के लिए होता है, इवन नंबर के लिए रूल अलग होता है, याद रखना। ये ऑड के लिए, क्योंकि ऑड आ रहा है तब हम मीडियन इस तरह से लिखते हैं। इवन होता है तो 2 नंबर लेते हैं। इवन जैसे मान लो अगर n की वैल्यू 12 आ जाता, n की वैल्यू 12 आ जाता ना, तो मीडियन क्या होता है, इसको 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे, इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, कौन सा आ गया 6th नंबर, यानी 6th नंबर प्लस 7th नंबर और उसका 2 से डिवाइड करेंगे, वो कहलाएगा मीडियन। अगर n इवन वाला केस में हो तब, ऑड वाले केस में डायरेक्टली ये करते हैं, इवन वाला केस रहे तब ये, लेकिन हमें ऑड है इसीलिए हमने ये रूल लगाया। ये मत कर देना हर में यही रूल। इवन वाले केस में क्या हो, जितना भी है उसको 2 से डिवाइड करोगे, जो नंबर आएगा उसके जस्ट एक नेक्स्ट नंबर बाई 2, यानी ये 2 से डिवाइड किया 6, तो 6 के बाद नेक्स्ट नंबर 7/2, राइट। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में क्या दे रखा है देखो ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू इतना इन 2 ईयर। देखो 2 साल में अमाउंट कितना हो जा रहा है, 2 साल में 1750, ये कितने साल में 2 ईयर में। आगे एंड इतना इन 4 ईयर, 4 साल में अमाउंट कितना हो जा रहा है, ये अमाउंट A1 और ये अमाउंट को A2 मान लो। ये 4 साल में है, कितना अमाउंट हो जा रहा है, ये 3250, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम चाहिए। आपको पता है देखो ध्यान से, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ये क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट में, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इनटू 100, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंट आ जाता है। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब जैसे देखो ध्यान से, पहले इन दोनों में डिफरेंस कितने का हुआ, 50 में से 50 जाएगा 0 0, 17 और 15 होता है 32 यानी 1500। ये 1500 का डिफरेंस है कितने साल में, 2 साल से 2 साल, 4 साल यानी 2 साल गैप, यानी 2 साल में 2 ईयर में जो ये 1500 का इंटरेस्ट बना, यही बना, क्योंकि यहां से इतना बढ़ गया यानी इंटरेस्ट ही तो बना। 2 साल में इतना का इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट बना, तो बताओ 1 साल में इंटरेस्ट कितना बनेगा। 1 साल में इंटरेस्ट 2 से भाग कर लोगे तो कितना हो गया 750, 2 से भाग करोगे 750, 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट इतना आ गया, यानी हमें ये मिल गया 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 750। प्रिंसिपल कैसे निकालोगे, 2 साल का अमाउंट है, देखो ध्यान से 2 साल का अमाउंट गिवन है,
2 साल का अमाउंट गिवन है तो हमें 2 साल का इंटरेस्ट भी चाहिए, और 2 साल का इंटरेस्ट है कितना 1500। तो प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल होगा अमाउंट में से इंटरेस्ट को माइनस कर दो, यानी 1750 में से मैं 750 माइनस कर दूं तो कितना आ गया इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना आ गया 1000, प्रिंसिपल आ गया 1000, और परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई कर लो, राइट। अब कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ ना, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, मिस्टेक तो नहीं हुआ। 17 12 कितना हो, 17 15 7 5 12, ठीक है 3500। 2 साल का इतना तो 1 साल का 750, ठीक है। 2 साल का इंटरेस्ट 1500। अच्छा ये मिस्टेक है ना, ये दो देखो ध्यान से, यहां पे मिस्टेक है। 2 साल का हमें अमाउंट पता है, 2 साल का इंटरेस्ट इतना है ना, सिंपल इंटरेस्ट। 2 साल का अमाउंट पता है तो हमें 2 साल का इंटरेस्ट भी चाहिए। तो देखो ध्यान से, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, यानी 1750 माइनस कितना 1500 ना, यानी कितना सिर्फ हो गया प्रिंसिपल 250 आ गया, यानी 1 साल का इंटरेस्ट 750, प्रिंसिपल कितना है 250, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंट आ जाएगा। चेक कर लो, 25 से 3 बार में कैंसिल हो गया, यानी 300% आ गया हमारा आंसर। चेक कर लो कौन सा है 300%, बन गया क्वेश्चन। 2 साल का अगर अमाउंट है तो 2 साल का इंटरेस्ट चाहिए, 3 साल का अमाउंट होता तो 3 साल का इंटरेस्ट, तब हम प्रिंसिपल को माइनस करते हैं, राइट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया हमारे पास कि भाई इनकम जो है अमित की 2019 में थी कितनी 22,000, उसने इंक्रीमेंट किया इनकम में 20% प्रत्येक साल पर 20% एवरी ईयर। व्हाट इज हिज इनकम इन 2021 में क्या होगा, देखो ध्यान से। 2019 में इनकम कितनी थी 22,000 थी, राइट। आगे बढ़ते हैं, 20% बढ़ा, 20% कितना होता है 20% होता है 1/5, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी पहले साल 6/5, दूसरे साल भी 6/5। क्यों, क्योंकि 2019 से 2021 2 साल, यानी 2 बार बढ़ा इंक्रीमेंट, यही फाइनल हो जाएगा 2021 में। अब देखो ध्यान से कैसे सोल्व करोगे वो इंपॉर्टेंट है, कैसे ध्यान से देखो। 25 25 चौके 100 होता है, राइट। अब देखो ध्यान से, 36 36 चौके 144, 144 इंटू 220। अब 144 इसको 2 दे दो तो 144 का डबल 288, ये कितना हो जाएगा 11 इंटू 0। अब मल्टीप्लाई करना आसान है, 0 तो रहेगा, 11 का मल्टीप्लाई करना आसान है, 8 लिखोगे, 8 8 16 लिखोगे, 8 2 10 1 11, 2 और 1 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा आ गया ये। वैसे इतना भी नहीं करते, देखो यूनिट डिजिट कैसे कर लेते, 11 8 88, यानी 8 और 1 0, लास्ट 2 डिजिट चेक कर लेते तो भी आपका आंसर आ जाता, लास्ट 2 डिजिट चेक कर लेते तब, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दिया गया है, 7 टाइम्स ऑफ परसेंट ऑफ x इज 6 ईयर लेस देन 2 टाइम्स ऑफ परसेंट ऑफ y। 7 टाइम्स ऑफ परसेंट ऑफ x जो है क्या है 2 टाइम्स ऑफ y से कितना कम है 6 कम है, इज इक्वल टू -6। यही कहा गया है इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारा रहा इक्वेशन फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, कहा गया है एट प्रेजेंट p इज 7 टाइम्स ओल्ड एज x, यानी p जो है 7 टाइम्स ओल्ड ऑफ x है, यानी x का 7 गुना है। आगे y इज 6 ईयर यंगर देन q, y जो है 6 साल q से छोटा है, यानी q जो है y से 6 साल ज्यादा होगा। अगर बात करूं y जो है q से 6 साल छोटा है, यानी q जो है y से 6 साल बड़ा है, ये रहा हमारे पास। आगे p इज 70 ईयर ओल्ड देन q, p जो है q से 70 साल ज्यादा है। हाँ जी, p कितना है यहाँ पे 7x इज इक्वल टू q कितना है y प्लस 6 प्लस 70, यानी 7x इज इक्वल टू कितना हो गया y प्लस 70 प्लस 6 यानी 76। ये हमारा रहा इक्वेशन सेकेंड। अब देखो ध्यान से, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, फाइंड द प्रेजेंट ऑफ y, y की चाहिए, तो x को एलिमिनेट कर देंगे। 7x इज इक्वल टू दे रखा है इतना, 7x इज इक्वल टू दे रखा है इतना, दोनों ही 7x की वैल्यू है, दोनों को इक्वेट कर दो, इसके बराबर इसको कर दो, यानी 2y माइनस 6 इज इक्वल टू y प्लस 76। हाँ जी, इसको इधर लाओगे तो 2y माइनस y, y आ गया 76, और ये इधर जाएगा तो प्लस 6, यानी कितना हो जाएगा 82, y की वैल्यू आ गई 82। देखो बन गया क्वेश्चन आसानी से। चलिए नेक्स्ट देखो, ये हिंदी इंग्लिश वाला यहां पे है और हिंदी वाला यहां पे है, एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसका मल्टीप्लाई करना है हमें, मल्टीप्लाई तो 3 डिजिट का आता नहीं है, तो यूनिट डिजिट चेक कर लो, 6 इंटू 4
24 यानी यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए। मैंने क्यों देखा, क्योंकि सभी में यूनिट डिजिट अलग अलग था। ऑप्शन देखो 9 है, 8 है, 2 है और 4 है। क्यों हम अपना टाइम बर्बाद करेंगे, नहीं बर्बाद करेंगे। नहीं तो एक और मल्टीप्लाई करना, इतना 604 है ना, कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो? देखो 2-3 तरीका है। एक तो लास्ट 3 डिजिट का 3 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई आपके टीचर ने सिखाया होगा। जैसे देखो ध्यान से 596 में 604, हम ये एग्जाम में तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर 2 का डिजिट सेम आ जाता तो लास्ट 2 डिजिट चेक कर लेते। लास्ट 2 डिजिट निकालना आपके टीचर ने सिखाया होगा, लास्ट 3 डिजिट निकालना सिखाया होगा। 3 डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? पहले हम ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर क्या करते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे, फिर हम करते हैं ऐसे ऐसे और फिर हम करते हैं ऐसे। ये देखने में बड़ा लग रहा है, मल्टीप्लाई करने में आसान हो जाता है। ये जस्ट बता रहा हूं, पेपर का एनालिसिस कर रहा हूं कि ये इस तरह के आपको सिखाए होंगे। अगर बाय द वे कैलकुलेशन करना भी पड़ जाता तो, वैसे तो करना नहीं है, यूनिट डिजिट से हमारा आंसर आ गया। दूसरा एक और चीज सोच सकते थे कि देखो ध्यान से, इसको 600 - 4 लिख सकते हो, 604 को लिख सकते हो 600 - 4, तो मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। कैसे? देखो ध्यान से, 0 0 पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें कर रहा हूं, 6 चौके 24, 6 के 36, ये रहा। अब इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर लो, 4 चौके 16, 6 चौके 24, माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? देख लो ध्यान से, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, ये बचा 9, राइट। 984 चेक कर सकते हो, लास्ट का 3 डिजिट 984। फिर भी माइनस और भी करना है तो कर सकते हो, ये कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा और 36 में से 1 कम यानी 35। तो देखो मल्टीप्लाई करने में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमें यूनिट डिजिट से काम चल जाएगा तो क्यों हमें टाइम बर्बाद करने की जरूरत है? नहीं है ना, नहीं है। तो ये चीजें मैं सिखा रहा हूं, सिर्फ आपको सॉल्यूशन नहीं करा दिया कि भाई ये चीज हो गई। कल को अगर इन फ्यूचर करना भी पड़ जाए तो आप अदर स्टूडेंट्स के कंपेयर में फास्ट कर पाओगे अगर आपके टीचर ने अच्छे लेवल से कैलकुलेशन सिखाया है। नेक्स्ट देखो ध्यान से, लेट ए बी सी डी ई एफ टू ट्रायंगल सच डेट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी 40 डिग्री है, ए बी इज इक्वल टू डी है। व्हाट इज द कंडीशन रिक्वायर्ड टू मीट सच डेट ए बी सी डी ई एफ आर सिमिलर ट्रायंगल। देखो ध्यान से, हमारे पास 2 ट्रायंगल है, एक है ये, दूसरा है ये। एक है ए बी सी, दूसरा है डी ई एफ। हमारे पास कंडीशन क्या दिया गया कि एंगल ए और एंगल डी दोनों 40 डिग्री हैं। हाँ जी। दूसरा कंडीशन दिया गया कि ए बी जो है, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर है। हाँ जी। और हमें कंडीशन क्या बनाना है? हमें 2 ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ, देखो ध्यान से, ए बी सी ट्रायंगल को डी ई एफ के ट्रायंगल से सिमिलर कंडीशन दिखाना है। सिमिलर, जब 2 ट्रायंगल सिमिलर यानी कि समरूप होते हैं तो उनका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर और करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर। लेकिन कभी भी 2 ट्रायंगल को सिमिलर बनाना है तो 2 एंगल, याद रखना, कोई भी 2 एंगल बराबर हो जाए, कोई भी 2 एंगल बराबर हो जाए, एंगल इक्वल हो जाए, किसी भी ट्रायंगल में किसी भी 2 ट्रायंगल में दो एंगल उस ट्रायंगल का इक्वल हो जाए तो वो उसको हम डायरेक्टली बोल देंगे कि वो ट्रायंगल है सिमिलर। जैसे देखो ध्यान से, एक एंगल ऑलरेडी है, दूसरा एंगल कोई बराबर होना चाहिए, और वो भी बराबर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होना चाहिए। जैसे देखो ध्यान से, ये सी है लास्ट में तो यहां भी एफ है लास्ट में, यानी ये इसके अगर बराबर ऑप्शन में दिया गया है तो वो सिमिलर हो जाएगा। जैसे देखो ध्यान से, एंगल सी एंगल एफ के बराबर है, हमारा आंसर आ गया। पहला ऑप्शन क्यों एलिमिनेट हो जाएगा? देखो ध्यान से, एंगल बी एंगल एफ, एंगल बी मिडिल में है, यहां पे एंगल एफ लास्ट में है, नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल अगर ये मिडिल में है तो ये भी मिडिल में होना चाहिए था, यानी एंगल बी और एंगल ई इक्वल होना चाहिए था। एफ गलत हो जाएगा। अब बी और डी इक्वल कैसे हो सकते? ए और डी क्वेश्चन में दे रखा है इक्वल, तो बी और डी का तो बात ही नहीं है, ऑप्शन डी। और हम जब 2 एंगल इक्वल कर देते हैं, सिमिलर हो जाता है, तो ये भी हमारे कंडीशन में फुलफिल नहीं होगा। हमें डायरेक्टली आंसर तो हम पहुंच चुके हैं, राइट। कोई भी 2 एंगल इक्वल कर दो, वो भी करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि सिमिलरिटी में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होते हैं अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हो जाएं तो, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल इज इतना, यानी साइड का रेशियो, 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड का रेशियो कितना दे रखा है? 10:9। दोनों ट्रायंगल क्या हैं? सिमिलर हैं। सिमिलर का मतलब क्या होता है? इस तरह से सिंबल होता है सिमिलर का। आगे बढ़ते हैं। एरिया बताना है, एरिया का रेशियो बताना है भाई। एरिया का रेशियो क्या होता है? साइड के रेशियो का स्क्वायर, स्क्वायर कर लो, 10 का स्क्वायर 100,
9 का स्क्वायर 81, ये तो ओरली क्वेश्चन था बिना पेन एंड पेपर के, राइट। एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है जब दो ट्रायंगल क्या हो, सिमिलर हो। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। ये देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका रिजल्ट मैं बता देता हूं, वैसे एक बार और बताया था फिर भी बता देता हूं। ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बल्कि क्यूबिक इक्वेशन है। और क्यूबिक इक्वेशन जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ए एक्स, मैं बता दूं यहां पे, चलो देखो ध्यान से, मैं यहां पे कैसे कर लूं, रुक जाओ, देखो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आज टाइम भले ही ले लूं लेकिन आपको प्रॉपर एनालिसिस करा रहा हूं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा। तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा दोनों रूट का सम क्या होता है, तो ये होता है माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी दोनों रूट का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, वो क्या होता है सी बाई ए। ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अगर क्यूबिक इक्वेशन आ जाए तब कैसे सोचोगे, देखो ध्यान से, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि तीन रूट्स होंगे, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो तीन रूट्स होंगे अल्फा बीटा और क्या होंगे गामा, अल्फा बीटा और गामा, तीन रूट्स होंगे इसके, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है तीन रूट्स होंगे। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये क्या होता है, ये होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये होता है सी बाई ए, राइट। और अल्फा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट ये होता है माइनस डी बाई ए। ये लाइन आप याद रखना। जैसे देखो ध्यान से, यहां पे ए क्या है, ये एक्स का क्यू वाला कोफिशिएंट, बी क्या है एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट, सी क्या है एक्स वाला कोफिशिएंट, डी कांस्टेंट टर्म। तो ये लाइन दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है, इस पे भी एक बार मैंने किसी पेपर में आया था, अगर आपने पेपर 23 तक किया होगा तो ये आया था। एग्जामिनर ने ये तो पता भी चल जाए तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्यों डिफरेंट है, देखो ध्यान से, 90% लोगों को इस समेशन का मतलब नहीं पता है। देखो ये जो सिंबल होता है ये समेशन का होता है। समेशन, इस समेशन का मतलब क्या है कि अल्फा स्क्वायर बीटा गामा है, यानी एक बार अल्फा स्क्वायर होगा, दूसरी बार बीटा स्क्वायर होगा, तीसरी बार गामा स्क्वायर होगा, बाकी उसके संगे उसके साथ में क्या है पावर 1 1 है तो वो चलता जाएगा। जैसे देखो ध्यान से, पहले मैं बता दूं, देखो जैसे ये लिखा गया है 6x³ माइनस 11x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले बताओ जो दिया गया ना सिंबल ये समेशन का है, इसका मतलब क्या होता है पहले मैं वो बताता हूं। देखो ध्यान से, एक बार इसको लिखोगे अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, तो दूसरी बार अल्फा स्क्वायर लिख दिए तो अब क्या होगा बीटा स्क्वायर, बाकी दोनों क्या होंगे पावर 1 होंगे, तो अल्फा बीटा स्क्वायर गामा। तीसरी बार क्या होगा गामा स्क्वायर होगा, तो अल्फा बीटा पर पावर सेम रहेगा और गामा स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब यही है, इस समेशन का मतलब कि इसी तरह से फॉर्मेट बनेगा। अब देखो ध्यान से, इन तीनों में अल्फा बीटा गामा मैंने कॉमन निकाल दिया, कॉमन निकाल दिया तो यहां पे क्या बचा सिर्फ अल्फा, इस वाले केस में क्या बचा बीटा और इस वाले केस में बचा गामा। और आपको ये तीनों रिजल्ट पता है ना, क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, गामा क्या होता है मैं बता चुका हूं माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये क्या होता है सी बाई ए। और अल्फा बीटा और गामा ये क्या होता है, तो ये होता है माइनस डी बाई ए, ये क्या होता है माइनस डी बाई ए। ये तीनों रिजल्ट तो मैं बता चुका हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्यूबिक इक्वेशन का, नॉट क्वाड्रेटिक। अब देखो ध्यान से, अल्फा बीटा गामा इसको लिख सकता हूं माइनस डी बाई ए इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए। चलो सोल्व कर लो, सोल्व करोगे तो देखो ध्यान से क्या होगा, सोल्व कर लो, देखो ध्यान से, डी यहां पे क्या है -1, माइनस ऑलरेडी है प्लस हो जाएगा 1, ए कितना है 6 यानी -1/6, ये माइनस पहले से था तो प्लस हो जाएगा। माइनस बी, माइनस ऑलरेडी है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 11/a, ए कितना है 6, तो ये कितना हो गया 11/36, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो एग्जाम में तो सिर्फ भाई ये करना था, मैंने इतना टाइम क्यों दिया कि कल को नया क्वेश्चन भी फॉर्मेट हो। देखो मैंने ये बताया कि ये चीज होती है, मैंने ये डिस्कस किया कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, राइट।
मैं हर एक एस्पेक्ट से लेकर चल रहा हूं, सिर्फ सॉल्यूशन नहीं करा देना इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूं तो सॉल्यूशन बोल सकता था डायरेक्टली कि भाई इसका मतलब ये होता है, ये नहीं, हर एक एस्पेक्ट आनी चाहिए। क्योंकि जो स्टूडेंट्स मेरा वीडियो देखे, अगर वो जिस भी टीचर से नहीं भी पढ़ा है, उसके टीचर ने नहीं बताए होंगे, 90% टीचर इसको नहीं बताते हैं, इस क्यूबिक इक्वेशन वाले टर्म को नहीं बताते हैं, इतना डेप्थ में नहीं जाते हैं। हाँ, वो ये जरूर डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ क्यूबिक रूट तक नहीं जाते हैं, यानी अल्फा ये वाला सिचुएशन पे वो पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो मैं एस्पेक्ट्स कर रहा हूं कि आपके टीचर से नहीं भी पढ़ाया होगा तो प्रॉपर एनालिसिस वीडियो की करा रहा हूं पेपर की, ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या दिया गया है। 2 टैप है, 3 आवर और 18 घंटे में क्या हो सकता है। एक टैप 3 घंटे में, दूसरा 18 घंटे में पानी को भर सकते हैं। थर्ड टैप जो है इंपटी करने वाला है, वो 72 घंटे में खाली कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, खाली कर सकता है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया इट टेक टू फिल 3/4 ऑफ द इम्पटी सिस्टम इफ ऑल ऑफ देम आर ओपन टुगेदर। एक साथ तीनों खोल दिया जाए तो टंकी का 3/4 भरने में कितना टाइम लगेगा। यहां पे देखो ध्यान से, ये गड़बड़ दे दिया गया है। ये जो डाटा दिया गया है ना, 1 पॉइंट के फॉर्म में नहीं है, बल्कि ये क्या है, रुको मैं बता रहा हूं क्या है। डाटा गड़बड़ है यहाँ पे, टाइपिस्ट ने गड़बड़ किया है, इसको मैं मिटा देता हूं। 1 2 3 4 ऑप्शन में डाल दिया है, जबकि ए बी होना चाहिए, राइट, ए बी सी डी। रुक जाओ, यहां पे ये गड़बड़ है, 3 डॉट नहीं है बल्कि ए बी सी डी था। वो 1 2 3 4 नंबरिंग था, उसको ए बी सी डी टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया गया है, बाकी और कुछ नहीं है। रुक जाओ, चलो अब ये है, ये है हमारा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, देखो ध्यान से। एक टैप जो है 3 घंटे में भर सकता है, दूसरा टैप जो है वो 18 घंटे में भर सकता है, तीसरा टैप जो है खाली कर सकता है 72 घंटे में। तीनों का एलसीएम कितना हो गया, 72, यानी टंकी की कैपेसिटी हमने मान लिया 72। 3 से भाग करोगे तो 24 हो जाएगा, 18 से भाग करोगे 72 को तो 4 हो जाएगा, और 72 को 72 से भाग करोगे यानी कितना हो जाएगा, -1। तीनों की मिला के 24 4 28 और 1 कम यानी 27 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, हमें क्या बताना है कि टंकी कितने देर में भरेगी, टाइम बताना है, लेकिन टंकी का कितना भरना है, 3/4 भरना है। टंकी इतना है, कैपेसिटी 72, उसका 3/4 भरना है। तीनों की मिला की इफिशिएंसी कितनी है, 27, 27 से डिवाइड। अब देखो ध्यान से कैसे डील करोगे। 3 से ये 9 बार में, 9 से 8 बार में, 4 से काटोगे 2 यानी 2 आवर लगेगा, अगर आवर में है तो। टंकी को भरने में 2 घंटे लगेंगे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अब डी आ जाएगा आपका आंसर, राइट। तो टाइपिस्ट के द्वारा वो गड़बड़ किया गया था, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, देखो ध्यान से क्या दिया गया। द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 14। 8 नंबर का एवरेज कितना है, 14 है। एवरेज ऑफ 5 ऑफ दिस नंबर इज इतना, देन एवरेज ऑफ रिमेनिंग बताओ। ये क्वेश्चन तो आसान है, देख के बोलने वाला क्वेश्चन है कि 14 होगा। खुद सोचो, पूरे ग्रुप का एवरेज कितना है, 14, यानी 8% थे, सभी ग्रुप का 14 है एवरेज। पहले 5 का एवरेज भी 14 है, तो बचे हुए का भी 14 होगा, बिकॉज ऑफ सभी का एवरेज अगर 14 है, पहले 5 का 14 है, तो लास्ट वाले जो बचे हुए हैं उनके भी एवरेज 14 होगा, क्योंकि ओवरऑल 14 ही है। दूसरी, अगर क्वेश्चन को सोल्व भी करना चाहते हो तो बेसिक से देखो ध्यान से, 8 नंबर का एवरेज जितना है तो सम कितना होगा, 14 इंटू 8। 5 नंबर का एवरेज कितना है, 14, तो सम कितना होगा, 14 इंटू 5। जो बच गए 8 में से, इसमें से इसको माइनस कर दो, और कितने बच गए, रिमेनिंग 3, तो 3 से डिवाइड कर दोगे तो बचे हुए एवरेज 3 का निकल जाएगा। हाँ जी, 14 कॉमन कर लो, 14 कॉमन कर लिया तो 8 - 5 यानी 3 डिवाइडेड बाई 3, यानी फिर भी जो बचे हुए 3 का एवरेज भी कितना आएगा, 14। क्या हमें करने की जरूरत थी, क्या नहीं, ओरली किया जा सकता था इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ पेरीमीटर एंड द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इतना। आगे, इफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इतना, देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। देखो कैसे डील करोगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे, क्वेश्चन बन जाएगा। हमारे पास पेरीमीटर और ब्रेड्थ की लेंथ दे रखी है, वो कितना दे रखा है, 3/1। पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, आयत की परिमाप, या जिसको हम बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अपॉन बी इज इक्वल टू 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2l प्लस 2b इज इक्वल टू कितना हो गया, 3b, यानी 2l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो b इज इक्वल टू 2l आ गया। अब थोड़ा सा देखो, एरिया दे रखा है रेक्टेंगल का, वो कितना है, 98।
एरिया जो दे रखा है वो 98, एरिया क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई कितना है 2l इक्वल टू कितना हो गया 98, 2 से काटोगे तो 49, एल स्क्वायर इक्वल टू 49, तो एल कितना आ गया, एल आ गया 7, एल आ गया 7। अब देखो ध्यान से एल 7 आ गया तो ब्रेड्थ कितना हो जाएगा 2 इंटू 7 यानी 14, ब्रेड्थ आ गया 14। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एल लेंथ है कितना 7, ब्रेड्थ है कितना 14, तो 2 इंटू कितना होगा 14 और 7 21, 21 दूनी कितना हो जाएगा 42, आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो यहां पे एक और कर सकते थे, अगर ये नहीं करना चाहते तो देखो ध्यान से पेरीमीटर और ब्रेड्थ का रेशियो कितना था 3/1, ब्रेड्थ कितना है 14, 1 यूनिट की वैल्यू 14, तो 3 यूनिट की वैल्यू 14 गुना ये है तो 14 गुना यहां भी कर लो यानी 42 आ जाएगा पेरीमीटर। ऐसे भी किया जा सकता है। तो हर एक एस्पेक्ट्स में आपको बता देता हूं ताकि आप क्वेश्चन किसी भी तरह से कर लो, आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट 3 नंबर आर इन द रेशियो इतना, ओके, देयर एलसीएम इज इतना, एचसीएफ बताना है। देखो 3 नंबर हैं जिनका रेशियो दे रखा है 2, 14 और 3, यानी नंबर क्या होगा 2x, 14x और 3x ये रहा। इसका एलसीएम क्या होगा 2 और 14 में 14 हो गया, 14 इंटू 3 42x हो गया एलसीएम, वो कितना दे रखा है 4116। अब देखो ध्यान से 7 से काटूं, 7 से 6 बार में, 7 से 7 5 35, 7 6 42 नहीं 7 5 35 61 हुआ, 7 से 7 9 63 नहीं 7 8 56, 7 8 56, 6 से काट लो, 6 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 6 9 54, 6 8 48, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 98 आ गया। हमें क्या चाहिए था HCF, इन तीनों नंबर का HCF क्या होगा, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें सभी में क्या ज्यादा से ज्यादा कॉमन है, x ही कॉमन है, बाकी और कुछ भी तो नहीं कॉमन है x, और x की वैल्यू है कितनी 98। बन गया क्वेश्चन। क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी। नेक्स्ट नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज हाफ ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, ये जो है हाफ ऑफ टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। देखो ध्यान से 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, ये इधर जाएगा तो 2h हो गया इक्वल टू आर प्लस एच, इसको इधर लेके आओगे तो h इक्वल टू आर आ गया। अब क्वेश्चन में जो कहा जाएगा वो कर लोगे। इफ द हाइट इज 195, हाइट दे रखा है 195, हमें डायमीटर चाहिए। अगर हाइट है 195 तो रेडियस उसके बराबर है, यानी रेडियस भी कितनी आ गई 195। डायमीटर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, यानी 2 इंटू 195, यानी 5 दूनी 10, 19 दूनी 38 एक 39, यानी 390 आ जाएगा डायमीटर। देख लो कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सारे क्वेश्चन आपके रिसेंटली आरआरबी एनटीपीसी के पेपर में पूछे गए हैं। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोट इज इतना एंड ब्रेड्थ जो दे रखा है इतना, फाइंड इट्स पेरीमीटर बताना है, x की इक्वल टू 1 y इक्वल टू -1 दे रखा है। तो पहले रेक्टेंगुलर लेंथ निकाल दो, लेंथ होगा x की जगह पे 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू -1 यानी -1, -1 का स्क्वायर 1, यानी ये कैंसिल, यानी लेंथ आ गया हमारे पास 1। ब्रेड्थ के बारे में निकाल दो, ब्रेड्थ क्या होगा देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई -1 माइनस माइनस प्लस यानी प्लस का 5 माइनस वाई स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 माइनस पहले से लगाओ यानी माइनस, यानी ब्रेड्थ हो गया कितना 5। अब हमारे पास क्या कहा गया है, हमें चाहिए पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, रेक्टेंगल यानी आयत का पेरीमीटर, आयत का पेरीमीटर। अब देखो ध्यान से 2 इंटू एल कितना है 1, ब्रेड्थ कितना है 5, यानी कितना हो गया 2 इंटू 6, यानी पेरीमीटर कितना हो गया 12, आपका आंसर हो जाएगा। चेक कर लो, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n दे रखा है, m जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यानी 1/n के फॉर्म में है। तो इसका रिलेशन मैंने डायरेक्टली बताया था कि m1/m2 इज इक्वल टू n2/n1 हो जाएगा। ये रिलेशन बता चुका हूं मैं, कब, जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तब। अब देखो ध्यान से समझना बात को, m1 कितना है इतना, यानी m1 है 18, m2 निकालना है यानी x इक्वल टू n2, ये n1 है और ये क्या है देखो ध्यान से मैं बताने जा रहा हूं, पहले जो देगा वो n1 ये रहा, n2 ये रहा, तो हमें n2/n1 चाहिए, n2 27, n1 कितना हो गया 21, बस
इसी को सोल्व करना है। 9 दूनी 18, 9 तिली 27, 3 से 7 बार में x की वैल्यू 7 इंटू 2 यानी कितना हो गया 14। आपका आंसर आना चाहिए, यानी m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। ये कॉन्सेप्ट अगर पता है आसानी से कर लोगे, नहीं तो एक कांस्टेंट टर्म मान के भी बनाया जा सकता है। स्टार्टिंग के पेपर में देखे होंगे मैंने कांस्टेंट मान के बनाया था, क्योंकि पहली बार था वो, क्योंकि जब स्टार्टिंग में ही मैं आपको हर शॉर्टकट करा दूं उसका कोई मतलब नहीं बनता। ये जनरेट किया हुआ है, इससे पहले भी 2-3 पेपर में मैंने सिखाया था कि कैसे डायरेक्ट लिखते हैं, राइट। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, कंचन की सैलरी जो है वो 12,000 एक महीने की है। वो खर्च कर रहा है 4,000 रुपया हाउस रेंट पे और 2,000 रुपया खर्च कर रहा है किस पे, बिल्स पे। देखो ध्यान से, 12,000 इनकम था उसका, उसने कितना खर्च कर दिया, 4 और 2 6,000 खर्च कर दिया। तो अभी भी बचाया कितना, एक महीने में 6,000 रुपया उसने क्या किया, सेव किया एक महीने में, 1 मंथ में। यानी वो पर मंथ वो कितना सेव कर रहा है, वो सेव कर रहा है 6,000 रुपया। आगे, एंड क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज हिज मंथली सेविंग, उसकी मंथली सेविंग कितनी है 6,000। फाइंड द सेविंग इन ए ईयर, एक साल में उसकी सेविंग कितनी होगी ये बताना है। कंडीशन दिया गया है, कंडीशन देखो, इफ कंडीशन दे रखा है। इफ क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंस, आप पढ़े होगे। इफ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यदि मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता। ये जानते हो ना, कंडीशनल टाइप 1, कंडीशनल टाइप 2, इंग्लिश ग्रामर आप पढ़े होंगे, बेटर समझ में आया होगा। कंडीशनल कंडीशन, इफ क्या शो करता है कंडीशन को। इफ इन द मंथ ऑफ द बर्थडे, बर्थडे यानी जन्मदिन के महीने में, ही स्पेंट ऑल हिज मंथली सेविंग, यानी जिस महीने उसका बर्थडे है उस महीने उसने क्या किया, बर्थडे को सेलिब्रेशन कर रहा है अपने, और बर्थडे सेलिब्रेशन पे उस महीने का वो पूरा का पूरा पैसा क्या कर दे रहा है, उड़ा दे रहा है, यानी खर्च कर दे रहा है ना, स्पेंड कर रहा है। देखो साल में होते हैं 12 महीना, जिस महीने उसका बर्थडे होगा उस महीने तो वो खर्च कर दिया वो मंथली इनकम, तो 11 महीने का पैसा जमा सेव किया। एक महीने का इतना, तो 11 महीने का इंटू 11, एक साल में होता 12 महीना, लेकिन एक महीना जिस महीने उसके बर्थडे उस महीने तो उसने पैसा सेव ही नहीं किया, उसको खर्च कर दिया। यानी उसने कितना सेव किया साल में, 66,000 रुपया उसने क्या कर लिया, बचा लिया। ये हमारा रहा आंसर, राइट, बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ, हमें सिंगल डिस्काउंट चाहिए इक्वल टू 3 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट दे रखा है इतना इतना। देखो ध्यान से, एक है 3% का डिस्काउंट, दूसरा है 27% का डिस्काउंट, और तीसरा है 23% का डिस्काउंट। याद रखना, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, A% का डिस्काउंट और B% का डिस्काउंट हो तो परसेंटेज डिस्काउंट क्या होता है ओवरऑल इन दोनों का, वो होता है A + B - AB / 100 इन % होता है। तो पहले किसी दो में लगाओगे, और तो पहले मैं क्या कर लेता हूं, बड़े बड़े में लगा लेता हूं, जैसे इन दोनों में लगा रहा हूं। तो देखो ध्यान से, 27 + 23 - 27 × 23 / 100। अब देखो ध्यान से, 27 23 40 और 10 कितना हो गया, 50 हुआ। ओके, 27 का 3 में 27 तियां 81, 8 27 दूनी 54, 54 और 8 8 4 12 यानी 62। 27 तियां 81, 8 हो गया कैरी, 27 दूनी 54, 54 और 8 कितना होता है, 62 ही होता है। 10 से डिवाइड, 100 से डिवाइड करोगे तो 6 पॉइंट इतना, यानी 50 में 6 नहीं बल्कि माइनस करने का तरीका बता रहा हूं, एक बढ़ा के माइनस कर दो 7, यानी 43 हो गया ये 43 पॉइंट। 100 में 21 का माइनस करोगे तो 79 आ जाएगा, 43.79 आ गया ये, इतना ओवरऑल परसेंट। अभी भी इसके साथ एक और चीज लगा हुआ है, 3% और लगा हुआ है, तब इन दोनों में लगा दो सक्सेसिव, तो 3 + 43.79 माइनस 43.79 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100। अब देखो ध्यान से, 43 और 3 46.79 माइनस, अब देखो ध्यान से मल्टीप्लाई कर लो, 29 27 कैरी हो गया 2, 21 और 2 23 कैरी हो गया 2, 9 2 11 कैरी हो गया 1, 12 और 1 13, 2 डिजिट पे लगा हुआ है डेसिमल, और 100 से डिवाइड करो 4 डिजिट पे लग जाएगा, यानी 1 2 3 4 1.31 आएगा। अब 1.31 आएगा तो देखो ध्यान से माइनस कर लो, 46.79 ये रहा, और 1.31 ऐसे कर लो, 1.31 हम इतना ही 2 डिजिट तक ही लेकर चल रहे हैं, तो 8 हो गया, 7 में से 3 जाएगा 4, ये 45.58% आ जाएगा अप्रोक्सीमेट, 2 डिजिट तक रखेंगे तो, क्योंकि हमें 2 डेसिमल प्लेस तक ही चाहिए, तो यहां पे 2 डेसिमल प्लेस ही यूज कर लो दोनों का, तो हमारे माइनस करने पे इतना आ गया ओवरऑल, बन गया ये भी क्वेश्चन।
तो कैलकुलेशन कैसे करना है वो आप समझ पा रहे होंगे, आसानी से समझ भी आ रहा होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दे रखा है भाई, एक फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो रहा है इतना इतना एंड इतना यूनिट ऑफ गैजेट्स ओवर 5 डेज, 5 दिनों में। व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्शन पर डे, एवरेज बताना है भाई। एवरेज क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर। ये कितना होगा 35, 35 5 40 20 60 10 70 और 300, टोटल सम 100 हो गया। कितने 5 दिन का है, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड, यानी कितना हो जाएगा 20, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो आसान क्वेश्चन था राइट। एवरेज क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर, कितने दिन है 5, पर डे निकालना था। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिजिबल बाई 87, कोई नंबर 87 से डिवाइड होगा। तो देखो ध्यान से, ये 8 7 15 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 इंटू 29 लिखता हूं, यानी वो नंबर 3 से भी डिवाइड होगा और 29 से भी होगा। पहले 3 से ही चेक कर लें कौन सा नंबर डिवाइड होगा। 3 की डिजिबिलिटी रूल क्या होती है कि सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड होगा या उसका 3 का मल्टीपल आए तो उसको हटा भी देते हैं। जैसे देखो 7 2 9 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ जी 2 1 3 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा, ये हो सकता है। 9 3 से डिवाइड, 9 3 से, 7 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, नहीं गलत हो जाएगा। 7 2 9 3 से डिवाइड हो रहा है, 6 3 से, 1 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। देखो ध्यान से, 4 1 5, 5 और 7 12, ये 12 3 से डिवाइड, 7 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी एक ही ऐसा नंबर जो था जो 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड होने वाला एक ही नंबर था। क्या हमें 29 से चेक करने की जरूरत पड़ी? नहीं। अगर 3 से 2 होते तब हम 29 से और चेक करते। आंसर पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहा गया है। आकाश सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 21%। आगे, इफ ही हैड बॉट एन आइटम्स 8% लेस एंड हैड सोल्ड इतना मोर देन ही वुड हैव गेन 5%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखो कैसे, मान लेता हूं कॉस्ट प्राइस कितना है 100, तो उसने क्या किया, लॉस में बेच रहा है 1200 का 12%, 100 का 21%, 21 का लॉस, 21 का लॉस यानी कितने में बेचा, 79 में बेचा राइट। आगे, अब का जरा अगर वो खरीदता 8% लेस में, 100 का 8%, 8 कम यानी 92 में खरीदता। अगर 92 में खरीदता और 5% के गेन में बेच देता, देखो ध्यान से, 5% के गेन में बेच देता, 5% होता कितना है 1/20, गेन मतलब प्लस, यानी 20 से 21, यानी इसका 21/20 में बेच देता, तो ये हमारा बन जाता सेलिंग प्राइस राइट। ये हमारा बन जाएगा सेलिंग प्राइस राइट। अब देखो ध्यान से, यानी अगर मैं कैंसिल करना चाहूं तो कर सकता हूं, या मैं ऐसे ही कर लूं। देखो ध्यान से, चाहे इसका डायरेक्टली 5% निकाल दो ना, देखो ध्यान से मैं डायरेक्टली ही कर दे रहा हूं। ये रहा नया कॉस्ट प्राइस, इतना में खरीद के लाता, 5% का प्रॉफिट, 10% 9.2, 5% 2 से डिवाइड, यानी 2 चौके 8, 2 छक्के 12, यानी 4.6 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी कितना हो गया 92 और 4 96, 96.6 रुपए में बेचता। अब ये SP2 रहा, पहले बेच रहा था इतने में, यहां से यहां कितना ज्यादा में बेच रहा है यूनिट में, तो देखो ध्यान से यूनिट में कितना ज्यादा में बेच रहा है 0.6 हो गया, 80 होता तो 16, 17.6 ज्यादा में बेच रहा है। 17.6 की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 198 है, 17.6 की वैल्यू कितनी है 198 है। हमें क्या चाहिए कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस है ओरिजिनल कितना 100, 100 की वैल्यू चाहिए। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे बन जाएगा क्वेश्चन, डेसिमल हटाओगे तो 1 0 आ जाएगा। 22 का टेबल पता है तो 22 वाठा 22 नावा राइट। अब आपको पता है 125 इंटू 8, कई बार बता चुका हूं कितना होता है 1000, हाँ जी। तो 8 से भाग करोगे 1000 को तो 125 आ जाएगा, हाँ जी। अब 125 इंटू 9 मल्टीप्लाई करो 9 का, 9 5 45, 12 9 118, 8 और 4 122, यानी इतना आ जाएगा। सॉरी 12 9 108 और 4 100, कहां पे मिस्टेक हो रहा है, 9 5 45, 12 9 108, 108 और 4 112 आ रहा है, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है हमसे। 22 वाठा 22 नावा राइट, 125, 9 5 45, 12 9 108 और 4 122 आ रहा है मेरा। तो ये तो डाटा नहीं है इसका, मैं थोड़ा सा ये कर दे रहा हूं, ये गड़बड़ है, ये वाला 2 पॉइंट नहीं है, रुक जाओ इसको हटा दे रहा हूं, रुक जाओ ये तो गड़बड़ है, रुक जाओ ये भी गड़बड़ है, ये 4 पॉइंट नहीं है बल्कि इतना है, वो टाइपिंग एरर हुआ है बस।
1125 आ रहा है मेरा, 1225 आ रहा है। फिर से एक बार चेक कर लेता हूं। 100 था, 21 लॉस में, 100 से 21 कम यानी कितना होगा 79, 9 1 10, 7 2 9 1 10। ठीक है, ये तो सही है। आगे 8% लेस में खरीदता तो 92 में खरीदता। 5% का प्रॉफिट चाहिए तो देखो ध्यान से, अगर मैं इसकी बात करूं, रुक जाओ, 92 है ना, 5% इसका कितना होगा 10%, 9.2, किसी भी नंबर का 10% राइट हैंड साइड, 5% आधा, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, राइट, 4.6, 96.6 हो गया, 96.6। अब देखो ध्यान से, इसमें 6 9 7 16, 7 1 8 1 9, 17.6 की वैल्यू इतनी है। ओके, 22 वाट कितना होता है 186, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 22 नावा कितना होता है 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19। ओके, 125 इंटू 8 कितना होता है इतना, तो 9 5 45, 12 देखो 9 इंटू, चलो इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूं 25 इंटू 5 125, 125 नावा 225 हुआ इंटू 5। देखो ध्यान से, 25 5 125, अरे यार 1125 आ रहा है ना। अरे मल्टीप्लाई करने में यार मिस्टेक किया हूं। 12 9 5 45, 12 नावा 108, 108 और 4 112 होगा ना, तो 1125 ही आएगा। यहां पे भी वही चीज मैं देख रहा हूं कि इसी से यहीं से पता चला, 25 5 125, एक कैरी 5 दूनी 10 और 11 यानी 1125, यानी हमारा कहीं मिस्टेक नहीं था। मल्टीप्लाई करने में सिंपल हम 1225 लिख रहे थे, जबकि 1125 होगा। क्यों? क्योंकि भाई 9 5 45, 12 9 108, 108 और 4 112 होगा, तो 112 यानी 1125 आ जाएगा आपका। तो हमने कितने पेपर डील कर लिए? 24 पेपर हमने कंप्लीट कर लिए। देखो टोटल पेपर हुए हैं 47, 47 में से मैंने 24 पेपर आपको डील कर दिया, यानी हाफ पेपर तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, आधा पेपर मैंने सोल्व करा दिया। प्रत्येक पेपर का मैं पीडीएफ नोट्स प्लस सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। कौन सा टेलीग्राम चैनल? आप पीडीएफ क्वेश्चंस के लिए या पीडीएफ नोट्स विद सॉल्यूशन के लिए ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल एग्जाम क्रैक बाय सुधीर, एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर। कैसे? हर प्रत्येक वीडियो के, इस वीडियो में देख रहे हो तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिंक रहेगा या डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन कर लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, प्रत्येक सीक्वेंस वाइज 1 से लेके 24 तक का पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, यानी उसमें सॉल्यूशन ऑलरेडी होगा। वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। देखो आपके साइड से मेरा काम है, यूट्यूब पे सबसे पहले मैं कंप्लीट करा रहा हूं 47 पेपर, 24 पेपर करा चुका, अभी तक किसी ने नहीं कराया। आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो, क्योंकि यूट्यूब आपके हाथ में है, आपके पास मोबाइल है, आप सर्च कर लेना। 24 पेपर किसी ने नहीं कराया है अभी तक, टिल टाइम तक मैंने कंप्लीट करा दिया। तो आपकी साइड से ये 4 काम करने आना चाहिए। वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करो, जितना ज्यादा सपोर्ट करोगे उतनी ज्यादा मैं आपको जल्दी कंप्लीट करा दूंगा ये, क्योंकि 7 अगस्त से आपका एग्जाम होने वाला है, उससे पहले मेरे को ये कंप्लीट कराना है। दूसरी, वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट्स करके बताओ आज के सेशन से हेल्प मिला या नहीं। और जो लोग नए हैं चैनल पे, पहली बार विजिट किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पे मैं PYQ का प्रॉपर एनालिसिस प्रत्येक एग्जाम का मैं कराने वाला हूं 1 by 1। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।